बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या कहा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर ऑफ डिस्टेंस 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। काफ़ी सारे पॉइंट्स गिवन है, जिसमें से ये फर्स्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बारे में कहा यह जा रहा है कि आप चेक करके इसको बताइए क्या इसका जब ओरिजिन से डिस्टेंस लिया जाता है तो वो 15 यूनिट्स आंसर देता है या नहीं। ठीक है, तो जस्ट अभी मुझे सिंगल पॉइंट गिवन है, मैंने इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन के साथ। ठीक है, तो मैं सोल्यूशन लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ए पॉइंट कंसीडर कर लिया है ओरिजिन को मैं कह देती हूँ 0 0 और इस पॉइंट को मैंने लेट कर लिया है बी। ठीक है, इस पॉइंट को हम बी लेट कर लेते हैं क्योंकि हमने इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये पॉइंट मेरा कहलाएगा x1 y1, ये पॉइंट मेरा कहलाएगा x2 और y2। मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ए और बी का। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 मुझे क्या गिवन है, √176 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 7 है माइनस y1 हमारे पास 0 है। अच्छा जी, अब हमें पता है कि किसी भी टर्म में से 0 को माइनस करें तो 0 उस आंसर में कोई चेंज नहीं लाते, तो ये √176 का स्क्वायर आ गया। जस्ट यहाँ पे भी 7 में से 0 को माइनस करें तो यहाँ पे भी 7 आ जाता है। यहाँ से अब क्या होगा, स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट किया, यहाँ से मुझे 176 आंसर मिल गया, जबकि 7 का स्क्वायर मैंने खोला तो यहाँ से मुझे 49 मिल गया। तो यहाँ से मैंने इन दोनों को जब ऐड किया तो मुझे आंसर मिला 225। 225 का मैंने अंडर रूट लिया तो आंसर मुझे मिल गया 15। तो यही हमने कहा था कि आप चेक कीजिए क्या इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस 15 यूनिट्स है। तो इसका क्या मतलब है कि हमने क्या प्रूफ कर लिया है। 10 जो हमारे पास जो पॉइंट था क्वेश्चन में गिवन है √176 और 7 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 15 यूनिट है। जस्ट हमने यही चेक करना था। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट इसका लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जी मुझे वैल्यू गिवन है 10 और -10। अब मैंने इसको भी चेक करना है कि क्या इसका रीजन से डिस्टेंस 15 यूनिट है या नहीं। तो सबसे पहले मैं लेट कर लेती हूँ ए जो ओरिजिन का पॉइंट है 0 0, जो पॉइंट मुझे गिवन है उसको मैंने सपोज कर लिया है बी है। दिस इज x1 y1 x2 y2। डायरेक्ट मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला पुट करने लगी हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ 10 माइनस 0 हमें 10 ही मिल जाएगा प्लस -10 माइनस 0 यहाँ पे भी हमें यही मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हम 10 का स्क्वायर लेते हैं। 10 का स्क्वायर हमें 100 आंसर देता है। सेम इसी तरह -10 का स्क्वायर लेते हैं, वो भी हमें 100 आंसर ही देता है। तो यहाँ से इन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाता है 200। अब 200 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है पॉइंट में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेके देखते हैं कि कितनी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती है। उसको स्क्वायर रूट से हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2 का स्क्वायर बन रहा है ये पेयर, और ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, और एक 2 जो कि स्क्वायर नहीं बनाता उसको मैं सबसे एंड में लिख लेती हूँ। इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मैंने इसको लिख लिया। जो टर्म्स हमारे पास स्क्वायर बनाती हैं हम उनको अलग अंडर रूट में लिख देते हैं ताकि वो हमारे पास कैंसिल आउट होके बाहर आ जाए। यहाँ से मुझे मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2 और AB का आंसर मुझे मिल गया है 10 स्क्वायर रूट 2। ओके,
तो इसका क्या मतलब है, सो 10 और -10 इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब जी इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है जी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का, जिसमें हमने चेक करना है हमारे पास पार्ट के जो पॉइंट्स है 1 और 15 गिवन है। अच्छा जी, सोल्यूशन इसका निकालते हैं। उसी तरह हमने सबसे पहले लेट किया है, ए पॉइंट है ओरिजिन 0 0 और बी पॉइंट हमने ज्यूम कर लिया 1 और 15, x1 y1 देन x2 और y2। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ए बी पॉइंट्स के ऊपर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 15 का स्क्वायर। देन जी ए बी की मैं वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 1, और जब मैं 15 का स्क्वायर लेती हूँ ये मुझे मिल जाएगा 225। ए बी ने मुझे आंसर दिया 226। अच्छा जी, हमें पता 225 का जब स्क्वायर रूट ले तो 15 आता है, तो ये उससे बड़ी वैल्यू, इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट भी ओरिजिन पे मौजूद नहीं है। थस पॉइंट 1 और 15 इज नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। इसके साथ ही हमारे पास 4 क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके 5th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ते हैं। शो डैट, हमने क्या शो करना है कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है, 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है कि आज हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। आपको पता है जब 3 पॉइंट्स गिवन है तो उससे हमारे पास एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए शो करने के लिए आपने करना क्या है। सपोज मैं करती हूँ, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेती हूँ। ठीक है, सपोज मैंने करा, एक मेरे पास कोई भी पॉइंट यहाँ पे गिवन है, जो भी, अगर मैं ए हो जाए, कोई बी हो जाए और सी हो जाए। आपको पता है कि ट्राइंगल के जब भी 3 पॉइंट्स है तो ट्राइंगल की कितनी साइड्स कंस्ट्रक्ट होती है, 3 साइड्स। देखिए, एक साइड हमारे पास क्या होगी, एक साइड मेरे पास होती है ए सी, ठीक, ए से सी। एक साइड मेरे पास है ए से बी, दूसरी, अच्छा, ए से बी एक साइड, देन बी से सी मेरे पास दूसरी साइड, और तीसरी साइड सी से। हमने इस तरह से चलना होता है सीक्वेंस से। ठीक है, फर्स्ट साइड ए बी, सेकेंड साइड बी से सी, थर्ड साइड सी से ए। ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे है कि ये तो मैंने जस्ट रैंडम एक फिगर ड्रॉ किया आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने करना क्या, आप देखिए यहाँ पे, देखिए मेरे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, यानी मैंने यहाँ से पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट, 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगता है। मैंने जब ए से बी फाइंड करना है, इसका मतलब मैंने इन दोनों पॉइंट पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और ए से बी तक का डिस्टेंस यानी ए बी मैंने कैलकुलेट कर लेना है। देन मैंने इन 2 पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, बी और सी, इन 2 पॉइंट्स को लेना है और इन 2 पॉइंट्स पर डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाना है और बी से सी तक का डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लेना है। देन मैंने पॉइंट लेना है सी से ए और इन दोनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और ए सी डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लेना है। तो बेसिकली मैंने 3 डिस्टेंस पहले तो कैलकुलेट कर लेने हैं। देन उसके बाद मैं देखूंगी इन तीनों डिस्टेंस में से कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा है, उसको मैंने हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर लेना है। एक डिस्टेंस को मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर कर लूँगी और एक को बेस कंसीडर कर लूँगी और पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई कर दूँगी। अगर पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाता है तो हमें आंसर मिल जाएगा कि जो हमारे पास ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अज्यूम ये करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम जो है होल्ड करता है। ठीक है। अच्छा जी, अपने सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये फिगर इससे रिलेटेड नहीं है, जिसे आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ की थी। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या मेरे पास पॉइंट्स क्या है, 0 2, बी पॉइंट है √3 और 1, और सी पॉइंट है 0 और -2। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ए से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने लगी। तो पहले मैं पॉइंट ए लिखती हूँ 0 और 2, देन मैंने दूसरा पॉइंट लिखा √3 और 1। ये पॉइंट मेरे पास x1 कहलाएगा, y1 x2 और y2। मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगी हूँ इन दोनों पॉइंट्स पे।
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे जिनकी वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। x2 मेरे पास क्या है √3 माइनस x1 क्या है 0 प्लस y2 है हमारे पास 1 माइनस y1 हमारे पास है 2। यहाँ से मेरे पास √3 आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा -1 का स्क्वायर। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होने के बाद यहाँ 3 और ये आंसर मुझे दे देगा 1। तो ए बी का मुझे आंसर मिल गया √4। और इसको मैं जब 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ तो मुझे ए बी आंसर दे देता है 2। ठीक, मुझे अपने फर्स्ट साइड का आंसर ए बी का आंसर मिल गया 2। ओके, उसके बाद मैंने कौन सा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है आपको मैंने बताया था कि उसके बाद हम डिस्टेंस बी से सी कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमने जिस पॉइंट को पहले कह रहे हो तो उस पॉइंट को हमने पहले ही लिखना है, उसको x1 y1 कंसीडर करना है, सी बाद में है। अब देखिए ये x1 y1 देन x2 और y2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। मैं इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाती हूँ, b से c पे डिस्टेंस फार्मूला लगा। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से रह जाएगा -√3 का स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा -3 का स्क्वायर। ओके, अब क्या होता है स्टूडेंट्स के जब भी हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस साइन तो ख़त्म हो जाता है, तो जस्ट ये स्क्वायर आ जाएगा √3 के ऊपर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 का स्क्वायर लेंगे, माइनस साइन फिर ख़त्म हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। यहाँ से मुझे आंसर मिल जाएगा 3 + 9। ठीक, अच्छा जी, यहाँ ये मुझे आंसर दे देगा बी सी का आंसर √12। ठीक, आगे भी मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ एलसीएम लेके, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका स्क्वायर क्योंकि लेना है, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो इसलिए यहाँ मैं इसको मज़ीद आगे सॉल्व नहीं करती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या डिस्टेंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने आपको पहले बताया तरतीब गलत नहीं होनी चाहिए। ए से बी पहला डिस्टेंस कैलकुलेट होना है, फिर बी से सी डिस्टेंस कैलकुलेट होना है, देन सी से ए। अब मैं सी से ए डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ। फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए, तो पहले अब सी का पॉइंट लिखा जाएगा। सी का पॉइंट है जी मेरे पास 0 और -2, ए का पॉइंट है 0 और 2। अब जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहलाएगा x1 y1, जो सेकंड कहलाएगा वो x2 y2। सी से ए तक का हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने लगे हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। x2 है 0 माइनस x1 भी है 0, y2 है 2 माइनस y1 भी है -2, तो इसलिए मैंने एक और ब्रैकेट यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ क्या हमें आंसर मिलेगा 0 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 0 + 4 का स्क्वायर, जस्ट हमारे पास 0 + 4 लेंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं, जस्ट 4 का स्क्वायर आ गया। 4 से कैंसिल आउट होने के बाद सी ए मुझे आंसर यहाँ से दे देगी 4। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखना क्या है, यहाँ पे हमने देखना है कि सबसे तीनों में से बड़ी साइड्स कौन सी है। ठीक है, कौन सी साइड जो है आपको ग्रेटर आंसर देती है। अब स्टूडेंट्स आपने 3 साइड्स लिखी मैंने आपको बताया था। अब आपने इसमें से फाइंड आउट करनी है कि कौन सी आपने इसको हाइपोटेन्यूज सेलेक्ट करनी है, किसको परपेंडिकुलर सेलेक्ट करना है, किसको बेस सेलेक्ट करना है। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने जो देखना है वो देखना है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड कौन सी है। ठीक है, ओके जी, अब तीनों साइड में से ज्यूम कीजिए। देखिए मेरे पास वैल्यू गिवन है ए बी, जो फर्स्ट साइड है उसकी वैल्यू है 2, बी सी की मेरे पास वैल्यू है √12
और सी ए की वैल्यू है 4। अच्छा, अब हमने इसमें से चूज़ करना है कि हम किस वैल्यू को हाइपोटेन्यूज लेंगे। हाइपोटेन्यूज तीनों में से सबसे बड़ी साइड होती है। अब आप देखें, ये आंसर है 2, स्क्वायर रूट 12 का आंसर लेंगे तो 3.6 समथिंग इसका आंसर आता है। तो इसका मतलब है सी ए साइड सबसे बड़ी है, इसका मतलब है कि ये हाइपोटेन्यूज होगी। ठीक है, हमने क्या लिखती हूँ, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होना चाहिए। होल्ड होने का मतलब क्या है कि दोनों साइड्स के आंसर इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा जी, हम इन तीनों में से मैंने कहा था जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज, इस मीन की हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या होगी, सी ए होगी। तो यहाँ पे हमने ले लेना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है, उसके बाद जो उससे छोटी साइड है उसको मैं परपेंडिकुलर ले लेती हूँ। तो अंडर रूट 12 को मैंने ले लिया परपेंडिकुलर, इसकी लिख दिया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बी सी आना चाहिए था परपेंडिकुलर की जगह, बी सी का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर प्लस बेस मैंने क्या ले लिया, ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। जैसे अभी मैंने डाली है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है सी ए, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, परपेंडिकुलर बी सी थी तो मैंने बी सी का स्क्वायर ले लिया, प्लस बेस मेरे पास ए बी थी तो ए बी का स्क्वायर। अब मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट करने लगी हूँ। अगर दोनों साइड्स इक्वल आ जाती है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी। अब क्या करने लगी हूँ, पुट वैल्यूज़ करने लगी हूँ। सी ए की वैल्यू हमारे पास थी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर था हमारे पास अंडर रूट 12 का स्क्वायर, बेस हमारे पास थी 2 का स्क्वायर। अच्छा, 4 का स्क्वायर जी आ गया 16, यहाँ पे से कैंसल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो 16 इक्वल्स टू 16 जो कि ट्रू है, एज पाइथागोरस थ्योरम होल्ड्स सो ए बी एंड सी जो तीनों थे वो क्या हैं, वर्टिसेस हैं, यानी किनारे हैं, कोने हैं, वर्टिसेस हैं किसके, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल के। ठीक, तो सिंपली जब हमने राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करनी होती है तो हमें ये देखना होता है कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहा है या नहीं। ठीक, ओके, से नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें हमने क्या प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ हमने करना है, शो हमने करना है कि जो हमारे पास पॉइंट्स है आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स है या नहीं। शो डैट ए हमारे पास पॉइंट है 3 और 1, बी हमारे पास पॉइंट है -2 और -3, सी पॉइंट है जी मेरे पास 2 और 2, आर किस क्या है, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, जब भी 3 पॉइंट्स के बारे में बात होगी तो ट्रायंगल की किसी टाइप के बारे में बात होगी। इससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। इस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, इस ट्रायंगल की बेसिकली शेप कैसी होती है कि इसकी जो 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होती है। ठीक है, 2 साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और एक साइड की लेंथ डिफरेंट होती है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे भी 3 पॉइंट्स हैं, एक कॉर्नर को पॉइंट को नाम दे देती हूँ ए बी और सी, तो 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं, ए बी, देन बी से सी और सी से ए। अगर मैंने 3 डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, उन 3 में से किसी 2 डिस्टेंस यानी 2 साइड्स के आंसर इक्वल आ जाते हैं तो मुझे शो हो जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, नहीं तो आप इन पॉइंट्स को अपने ग्राफ में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ के ज़रिए भी आप इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करके इसमें से जज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको नहीं करते हैं, हम जस्ट यहाँ पे 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं सोल्यूशन लेती हूँ। मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है 3 1, बी पॉइंट है -2 -3 और सी पॉइंट्स है 2 और 2। ठीक है, मैंने करना क्या है, मैंने 3 डिस्टेंस जो ट्राइंगल के होते हैं उनको कैलकुलेट करना है। We have to find 3 डिस्टेंस। कौन कौन से, ए से बी फर्स्ट डिस्टेंस, देन बी से सी एंड
सी से ए। अगर दो डिस्टेंस यानी दो साइड्स का आंसर, ये क्या होती है, साइड्स होती है ना हमारे पास, एक साइड ए बी होती है, एक बी सी होती है और एक सी है, दो साइड्स के आंसर इक्वल आ जाएंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, फर्स्ट में क्या करती हूँ, फाइंड करने लगी हूँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ। पहले ए पॉइंट लिखते हैं जी 3 और 1, देन बी पॉइंट लिखते हैं -2 और -3, x1 y1 x2 y2, इन पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने पुट कर देनी है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देन जी ए बी का डिस्टेंस यहाँ आ जाएगा -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यहाँ आंसर आएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर का जब हम आंसर खोलेंगे तो हमें दे देगा आंसर ये 16। तो इस तरह से मुझे ए बी का आंसर मिल गया √41। अब मैं क्या करने लगी हूँ, फाइंड करने लगी हूँ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी के दरमियान। तो फर्स्ट पहले मैं बी का पॉइंट लिखती हूँ -2 और -3, सी पॉइंट लिखती हूँ 2 और 2, ये x1 y1 x2 y2, देन बी से सी हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ये में बन गया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 + 25। यहाँ से जी फिर मुझे बी सी का आंसर मिल गया है √41। दो साइड्स तो हमें इक्वल शो हो चुकी है, हमने भी ये शो करना कि दो साइड्स का आंसर सेम होना चाहिए और एक साइड का आंसर डिफरेंट होना चाहिए। अब जो थर्ड साइड होगी वो डिफरेंट होनी चाहिए क्योंकि ये दो साइड्स हमें सेम आंसर दे चुकी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने करना है डिस्टेंस बिटवीन सी एंड ए। तो पहले फर्स्ट सी का पॉइंट लिखा जाएगा हमारे पास, देन मैं ए का पॉइंट लिखूँगी, सी ए डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या आंसर मिलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो सी ए हमारे पास 1 + 1, तो सी ए ने हमें आंसर दे दिया √2। ओके, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के टू साइड्स का आंसर सेम है और थर्ड साइड डिफरेंट है। तो हम क्या लिख देंगे, स्टेटमेंट हमने आखिर में लिखनी एज, देखिए हमारे पास क्या है, ए बी का डिस्टेंस इक्वल आ गया है बी सी के डिस्टेंस के। ठीक है, एज टू डिस्टेंस और लेंथ are equal and third side is different, so A, B and C are vertices of, किसके वर्टिसेस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के। ठीक है, यही हमने शो करना था कि दो साइड्स का जो लेंथ है वो इक्वल है और थर्ड साइड की लेंथ डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ देखिए। अब जो हमें पॉइंट्स गिवन है A B C D, 4 पॉइंट्स है, इसका मतलब है 4 पॉइंट्स से जो फिगर ड्रॉ होती है हमें उसके बारे में बात की जा रही है। अब ये ट्राइंगल नहीं है क्योंकि 3 पॉइंट्स होंगे तो ट्राइंगल होगी, 4 पॉइंट्स होंगे तो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, जो भी 4 साइडेड फिगर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है कि हमने ये शो करना है कि जो 4 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम हमारे पास फिगर होती किस टाइप की है। पैरेललोग्राम हमारे पास इस टाइप की फिगर होती है। ठीक,
अच्छा, अगर पैरेललोग्राम हमारे पास इस टाइप की फिगर होती है, तो अगर मैं इस वर्टिसेस को कोई भी नाम दे देती हूँ, ठीक है, ए बी मैं सपोज कर लेती हूँ सी और डी, ठीक है। अगर इस तरह हम चार कोई भी पॉइंट है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, यानी जो आमने सामने की साइड्स होती हैं, ये दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए लेंथ में, और ये जो दो ऑपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें जस्ट प्रूव क्या करना है, पहले तो मैंने 4 डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। कौन कौन से मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं? पहले मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी, देन मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है बी से सी, देन सी से डी, और उसके बाद डी से ए। मैंने 4 डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। इन 4 डिस्टेंस में से मैंने चेक करना है दो डिस्टेंस आपस में अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम होगी, अदरवाइज ये मेरे पास पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। मैंने आपको बार बता रही हूँ कि जो डायग्राम है ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन जबकि हम अगर इन पॉइंट्स की मदद से ग्राफ में ये फिगर ड्रॉ करेंगे तो इनके पॉइंट्स और वर्टिसेस अपनी जगह पे चेंज शो करेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये आपको मैंने समझाई है, इससे रिलेटेड फिगर नहीं है, ये जस्ट पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपने बताई कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, ए पॉइंट है जी 5 2, बी पॉइंट है मेरे पास -2 3, सी पॉइंट है -3 -4, और डी है जी 4 और -5। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या फाइंड करना है? सबसे पहले मैं कौन सा डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ? सबसे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ फर्स्ट फाइंड डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ मैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे। ए पॉइंट है जी 5 और 2, बी पॉइंट है -2 और 3, ए x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया यहाँ से, -7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 ए बी, यहाँ से मुझे मिल गया 50। एक डिस्टेंस मैंने ए सी बी कैलकुलेट कर लिया है। देन उसके बाद मैंने कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? बी से सी। अब मैं बी और सी पॉइंट्स लूँगी। बी और सी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले मैं बी पॉइंट लिखती हूँ, देन उसके बाद सी पॉइंट हम लिखते हैं। बी सी पॉइंट पे मैंने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। ये मेरे पास x1 y1 है, x2 और y2 है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ से मुझे -7 का स्क्वायर मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 1 प्लस 49, यहाँ से मुझे बी सी का भी आंसर मिल गया 50। दो साइड्स मेरे आंसर इक्वल दे चुकी हैं। 4 साइड्स हैं तो मैंने आपको बताया था 2 साइड्स के आंसर सेम आने चाहिए। अच्छा, उसके बाद थर्ड मैंने क्या फाइंड करना है? किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? सी डी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो पहले सी पॉइंट मैंने लिखना है। सी और डी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, 4 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा।
ये आया 7 और यहाँ से भी मुझे मिल गया 1। 49 + 1, तो यहाँ से मुझे सी डी का भी आंसर मिल गया है 50। जी, अब 4 डिस्टेंस हम फाइंड करने लगे हैं डी से ए। ये मेरे पास x1 y1 x2 और y2 है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से 1 का स्क्वायर मिला, 2 + 5 का स्क्वायर। ओके, ये देखिए 4 डिस्टेंस भी मुझे मिल गया। अच्छा, अब मेरे पास जो जो डिस्टेंस हमें मिल चुके हैं हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले जी मेरे पास क्या डिस्टेंस था, ए बी वो 50 था। ए बी के बाद जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है, पॉइंट बी से सी वो भी 50 था। देन सी, बी सी के बाद हमने क्या फाइंड किया था, सी से डी पॉइंट वो भी 50 मिला। देन हमारे पास डी से ए पॉइंट वो भी हमने 50 मिल गया। अब स्टूडेंट्स वैसे तो आप देख सकते हैं कि अगर चारों साइड्स इक्वल हो तो ये एक स्क्वायर भी होता है, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने क्या शो करना है, मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने फिगर ड्रॉ की थी कि उसमें हमने ये शो करना है कि ऑपोजिट साइड्स के आंसर इक्वल आ रहे हैं। यानी मैंने ए बी के आंसर को इक्वल शो करना है सी डी के आंसर को, यानी इन दोनों के आंसर इक्वल होने चाहिए, और बी सी के आंसर और डी ए के आंसर को इक्वल शो करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे पास प्रूफ हो रही हैं। सो ए बी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ए बी को मैंने किसके इक्वल प्रूफ करना था, मैंने आपको भी फिगर दिखाई थी सी डी के, एंड और बी सी को मैंने किसके इक्वल शो करना है, डी ए की। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सो ए बी सी एंड डी क्या हैं, किनारे हैं किसके, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा होता है, आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसके साथ जी हमारा थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जी इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, उसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड एच। एच हमने फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास ए है इसका नाम, ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी यहाँ पे हमें गिवन है कि ये वर्टिसेस है एक राइट एंगल ट्राइंगल के, इसकी मदद से हमने एच को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, इट्स मीन कि यहाँ पे पहले ट्राइंगल है, 3 साइड्स मैंने फाइंड करनी है। कौन कौन सी, एक साइड मैंने फाइंड करनी है यहाँ पे, अगर मैं इस तरतीब से चलती हूँ। देखिए, अच्छा हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्या कहा जा रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, यानी जो ए है, ए पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी ए यहाँ पर ही फिगर में होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसके मुताबिक अब हम 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ तो एक डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, ए से सी डिस्टेंस, देन मेरे पास डिस्टेंस होगा सी से बी डिस्टेंस, और नेक्स्ट मेरे पास बी से ए डिस्टेंस। ये 3 डिस्टेंस मैं इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसको कैलकुलेट करूँगी। देन में से जो भी सबसे बड़ी साइड होगी हमारे पास, बड़ी साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज सी बी ही आएगी, उस पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और उसकी मदद से हमने एच को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, पॉइंट ए मेरे पास गिवन है √3 और -1, बी पॉइंट है 0 और 2, सी पॉइंट है एच और -2। बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल ये है और हमने इसे सी को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्या कर रही हूँ, फाइंड करने लगी हूँ बी से ए तक का डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखिए स्टार्ट कर रही हूँ तो ये ए सी, फिर सी बी और फिर बी ए। ठीक है, तो फर्स्ट मैं फिर बी पहले लिखती हूँ 0 और 2,
देन ए पॉइंट लिखती हूँ √3 और -1, दिस इज़ x1 y1 x2 y2। बी ए मैंने कैलकुलेट करना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्या होगा मेरे पास, इसमें से माइनस करेंगे 0 तो ये √3 ही रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा -3 का स्क्वायर। यहाँ से बी ए मेरे पास क्या आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा 9। तो यहाँ से मुझे बी ए का आंसर जो है √12 मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आपको बता रही हूँ कि यहाँ मैं मज़ीद आगे इसलिए नहीं हल कर रही क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे तो हमने इस टर्म का स्क्वायर लेना होता है और स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर लेता है, इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद मैंने अब क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड हमने करना है ए से सी तक का डिस्टेंस। ए जी मेरे पास है √3 -1 और सी मेरे पास है h और -2। मैंने ए और सी कैलकुलेट किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब स्टूडेंट्स आप देखिए, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में सॉल्व तो नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा। ये a है, ये माइनस बी, a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a² -2a और b प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन हो गया, प्लस इस टर्म को मैं आपस में सॉल्व कर सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर हैं, -2 + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब आगे यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास h² -2h √3 प्लस यहाँ ये स्क्वायर से कैंसिल आउट होके 3 आंसर दे देगा, प्लस इन दोनों ने आंसर दिया -1 का स्क्वायर। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास क्या है, ये h² इसी तरह -2h √3 प्लस 3 और 1 हमारे पास ऐड होके हमें आंसर दे देंगे 4 और यहाँ पे हमारे पास ये ए सी का आंसर हमें मिल गया है। थर्ड जी, उसके बाद हमने कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, थर्ड जी, इसके बाद हमने फाइंड करना है सी से बी तक का डिस्टेंस। ठीक, फाइंड करने लगे हम सी बी डिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू लिखूंगी, पहले मैंने वैल्यू लिखनी है सी की। सी हमारे पास है h और -2, देन उसके बाद हमने लिखनी है b की वैल्यू 0 और 2। दिस इज़ x1 y1 x2 y2। c और b पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा जस्ट -h का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से हटेगा, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, यहाँ 2 + 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। ये दोनों भी क्योंकि आपस में सॉल्व नहीं हो सकते तो इसको भी यहाँ पे मैंने स्टॉप कर लिया। देखिए मेरी 3 साइड्स की लेंथ फाइंड आउट हो चुकी हैं। अब मैं उनको लिखती हूँ कि सबसे पहले मैंने कौन सा डिस्टेंस फाइंड किया था, बी से ए डिस्टेंस फाइंड किया था जिससे मुझे आंसर दिया था √12। देन उसके बाद मैंने ए सी डिस्टेंस फाइंड किया था h² -2h √3 + 4। यहाँ से उसके बाद मैंने सी बी कैलकुलेट किया h² + 16। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स 3 साइड्स हैं, मैंने इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे फिगर में क्योंकि मुझे कहा गया था कि ए पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर ए पे राइट एंगल ट्राइंगल है यानी ए पे राइट एंगल बन रहा है तो ए यहाँ होगा, बी और सी यहाँ होंगे। इट्स मीन कि यहाँ से हमें फिगर से क्लियर है कि जो बी सी है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो एक साइड को मैं हाइपोटेन्यूज ले लेती हूँ, ए को मैं परपेंडिकुलर और ए को मैं बेस। बस हाइपोटेन्यूज आपका ठीक होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज की सिलेक्शन में अगर आपने गलती कर ली तो आपका पाइथागोरस थ्योरम टोटली गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए सी से बी आपके पास हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करने लगी हूँ, मैं अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम।
अच्छा जी, पैथागोरस थ्योरम हमारे पास है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या थी, सी से बी, तो इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर आप किसी भी साइड को ले सकते हैं। तो मैं ए सी को ले लेती हूँ परपेंडिकुलर बी सी, ये मेरे पास सी बी हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिगर के मुताबिक ए और सी मेरे पास क्या था, परपेंडिकुलर, और बी और ए मेरे पास था बेस, ठीक है। मैं इनकी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देती हूँ। सी बी की वैल्यू क्या थी, एच स्क्वायर प्लस 16, और इस टर्म का क्या था, स्क्वायर लेना था सी बी का। अच्छा जी, ए सी की वैल्यू पुट करते हैं, एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 4, इस पूरी टर्म का था स्क्वायर, प्लस ये वैल्यू थी अंडर रूट 12, इस टर्म का भी था स्क्वायर। जस्ट स्क्वायर ने इन सारे टर्म्स को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पे मेरे पास रह गया एच स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे रह गया एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3 प्लस 4, और यहाँ पे रह गया 12। ओके, ये देखिए जी, एच स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ पे मेरे पास था एच स्क्वायर माइनस 2h अंडर रूट 3, 4 और 12 ने ऐड होकर आंसर दे दिया हमारे पास 16। अब हम करते हैं क्या है स्टूडेंट्स, सारी टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे लेके आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एच को फाइंड आउट करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, इस पे पैथागोरस थ्योरम भी अप्लाई होना था, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन था कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने इस पर पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करके अब एच को फाइंड आउट करना है। अब मैं करती क्या हूँ, सारी टर्म्स को एक साइड पे ले आती हूँ और एच को कैलकुलेट करती हूँ, और इक्वल के साइड पे क्या रह गया, 0, प्लस 16 माइनस 16 से कैंसिल आउट, पर एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर से कैंसिल आउट, आपके पास रह गया 2h अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 0। हमने h फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये 2 और अंडर रूट 3 को डिनोमिनेटर में 0 के नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे h क्या रह जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। 0 के नीचे कोई भी टर्म को डिवाइड करो तो आंसर 0 आ जाता है। तो इस तरह से हमने h की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, h को हमने फाइंड करना है सच दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा स्टूडेंट्स, कोलिनियर की क्या डेफिनेशन होती है, कि कोलिनियर की डेफिनेशन ये होती है कि जितने भी पॉइंट्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर उन तीनों पॉइंट्स, जैसे 3 पॉइंट्स गिवन है, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दूँ तो वो कोलिनियर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एक पॉइंट आपके पास यहाँ गिवन है, ये ए में ले लेती हूँ, एक पॉइंट बी ले लेती हूँ, और एक पॉइंट सी ले लेती हूँ, यानी ये तीनों पॉइंट्स एक ही जगह पे होने चाहिए कि मैं इन तीनों को कंबाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना लूँ, तो इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। कहते हैं सारे ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ए पॉइंट्स को मैं नाम दे देती हूँ, ये -1 और h है, बी पॉइंट हमारे पास है 3 और 2, सी पॉइंट है 7 और 3। अच्छा अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए, वैसे बेसिकली कि यहाँ पे कंडीशन ये गिवन नहीं होती है कि ये तीनों पॉइंट्स इक्वल भी होने चाहिए, इनका डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऐसा कोई गिवन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोलिनियर पॉइंट्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी हमें इससे पहले जो पुरानी बुक्स में था, जो हम यूज़ करते रहते, वो मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमने एच को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम मिड पॉइंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जो बी है, जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है ए और सी का, हम इसको यूज़ करते हुए फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं कंसीडर क्या करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ, लेट बी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो मिड पॉइंट का पहले फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है जी हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा अब स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कि मिड पॉइंट हमने अप्लाई किस पे करना है, ए और सी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास x1 y1 होगा और x2 और y2 होगा, और मिड पॉइंट यहाँ पे मेरे पास है वो है m, यानी मिड पॉइंट की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूँगी b पॉइंट की 3 और 2 की, ठीक। और मिड पॉइंट का फार्मूला इन दोनों पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ये बी था, ठीक है। अच्छा अब x1 यहाँ पे क्या है, -1 x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, देन y1 प्लस y2, y1 क्या है h, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई
2 यहाँ से मुझे मिल गया। अच्छा जी, ये क्या है 0.3 और 2 यहाँ से मुझे ये क्या मिल जाएगा 6/2 और h+3/2। अच्छा, यहाँ पे ये इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 2 इक्वल्स टू 3 और h+3/2। ओके, अब स्टूडेंट्स आप देखें कि ये ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर इसको कहते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू x की और सेकंड वैल्यू y की। ये भी एक ऑर्डर पेयर है, यहाँ पे भी ऑर्डर पेयर है, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। अच्छा, जब भी हमारे पास दो ऑर्डर पेयर इक्वल्स होते हैं तो हम कहते हैं इफ़ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी इनके आमने सामने के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। सो देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी x का एलिमेंट x के इक्वल होगा, y का एलिमेंट y के इक्वल होगा। अब देखिए x के एलिमेंट को मैं x के इक्वल रखती हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 3 = 2 3 होता है, ये तो मुझे पता ही है, क्योंकि मैंने तो h फाइंड करना है। इसलिए मैं 3 को 3 के इक्वल नहीं पुट करती, मैं यहाँ से 2 को इक्वल पुट करती हूँ, यानी y के एलिमेंट्स को हमने आपस में इक्वल पुट करने लगी, क्योंकि y के एलिमेंट में हमें h नज़र आ रहा है। तो यहाँ से y का एलिमेंट 2 था और यहाँ से y का एलिमेंट क्या था h+3/2। h फाइंड करना है, इसको 2 को 2 मल्टीप्लाई कर दे, 2 × 2 इक्वल्स टू h+3, यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू h+3। इधर लेके आती हूँ तो यहाँ से मुझे h की वैल्यू 1 फाइंड आउट होगी है, जो हमने फाइंड करनी थी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पॉइंट्स हमें गिवन है a और b। अब दो ही पॉइंट्स गिवन है, वो क्या है, आर एंड्स ऑफ आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल पहले तो मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। हमने कहा है ये डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स है, यानी एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, यानी जो ए और बी क्या है डायमीटर के एंड पॉइंट्स है। आपने फाइंड करना है सेंटर एंड रेडियस। आपको पता है सर्कल का सेंटर ही होता है। ठीक है, आपने पहले तो सर्कल का सेंटर फाइंड करना है, फिर आपने रेडियस फाइंड करना है। ओके, और यहाँ ए से बी क्या है मेरे पास, ए से बी लेंथ जो है वो है जी डायामीटर मेरे पास। ठीक, ये मुझे इन्फॉर्मेशन की बना। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब देखिए ज़रा ओ क्या है, ओ हमारे पास मिड पॉइंट है ए और बी का, यानी मैं अगर ए और बी दोनों पॉइंट्स में मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करूँ तो मुझे ओ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो मैं सेंटर फाइंड करती हूँ जो कि ओ है। ठीक है, ए गिवन है मुझे -5 -2, बी पॉइंट गिवन है 5 और -4। फाइंडिंग सेंटर ओ, अप्लाई में क्या करने लगी हूँ, मिड पॉइंट फार्मूला ऑन ए एंड बी पॉइंट्स पे। ठीक है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अच्छा इसको तो मैं यहाँ एज्यूम कर लेती हूँ, x1 y1 है, ये x2 और y2 है। मिड पॉइंट हमारे पास होता है x, y, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमने मिड पॉइंट को क्या नाम दिया हुआ है, ओ का नाम दिया हुआ है। ठीक, सेंटर का। अच्छा, x1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, x1 है जी -5, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। सेंटर के पॉइंट x और y हैं यहाँ पे 0/2, यहाँ से मुझे -2 -4/2 मिलेगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा 0, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा -6/2। तो यहाँ से मुझे सेंटर के पॉइंट्स मिल गए हैं 0 और -3, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके, अब मैंने फाइंड करना है रेडियस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि रेडियस क्या होता है हमारे पास, बेसिकली सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास कहलाता है रेडियस। एस तो हमारे पास क्या है
ए से ओ तक का मैं डिस्टेंस फाइंड करूं या ओ से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करूं, ये दोनों मेरे पास रेडियस हैं। ये देखिए, सेंटर से ओ से मैं ए तक का डिस्टेंस फाइंड करूं या ओ से मैं बी तक का डिस्टेंस फाइंड करूं, ये दोनों ही रेडियस है, क्योंकि सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। अब मैं चाहे मैं ए ओ डिस्टेंस फाइंड कर लूँ या ओ बी डिस्टेंस फाइंड कर लूँ, दोनों के आंसर सेम होंगे। तो मैं फाइंड कर लेती हूँ ओ से बी तक का डिस्टेंस और वो मुझे रेडियस का आंसर मिल जाएगा। जी, मैं ओ भी फाइंड करने लगी। ओ भी मैं सेंटर फाइंड आउट कर चुकी हूँ, उसके पॉइंट से 0 -3, बी पॉइंट हमारे पास है 5 और -4 x1 y1 x2 y2। अब इन पे डिस्टेंस फार्मूला मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैंने ओ से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है रेडियस के लिए। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा -4 प्लस 3 का स्क्वायर 25, यहाँ पर आ गया -1 का स्क्वायर जो कि 1 आ जाएगा। तो ओ भी मुझे मिल गया √26 विच इज़ इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। ठीक है जी, आप क्वेश्चन नंबर 8 हो चुके हैं, हमारे पास 9 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 एग्जैक्टली सेम है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था उसकी तरह से, कि हमने एच फाइंड करना है। ए बी और सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, और ए जो है हमें राइट एंगल पे कहा गया, ए वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, इसकी फिगर मैंने ड्रॉ की है। सेम उसी तरह से हम ए पे ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ए पॉइंट है जी एच और 1, यहाँ पे मैं बी पॉइंट ले लेती हूँ 2 और 7, सी पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है -6 और -7। ओके, उसके बाद जी फिर मैंने अब कौन कौन से डिस्टेंस फाइंड करने हैं। पहले मैंने डिस्टेंस ए से सी तक का फाइंड करना है, देन मैंने सी से बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर मैंने बी से ए तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास सी से बी होगी। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगी, एच को फाइंड कर लूँगी। ठीक है, फर्स्ट फाइंड करते हैं जी बी और ए डिस्टेंस। बी पॉइंट मैंने लिखा 2 और 7, ए पॉइंट मैंने लिखा एच और 1। इन पे डिस्टेंस फार्मूला मैं बी ए पे अप्लाई करने लगी हूँ। x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ से क्या बन जाएगा -6 का स्क्वायर आ जाएगा, h स्क्वायर -4h प्लस 4 प्लस 36 h स्क्वायर -4h, और इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा 40। मुझे बी और ए एक साइड का आंसर अपने मिल चुका है। उसके बाद जी मैं फाइंड करती हूँ फाइंड ए सी। पहले जी मैंने ए पॉइंट लिखा अपना, और देन उसके बाद फिर मैंने अपना सी पॉइंट लिखा। x1 y1 x2 और y2 मेरे पास आ जाएगा। देन जी ए सी कैलकुलेट करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से तो पहले तो मैं यहाँ से माइनस साइन को कॉमन ले लेती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि दोनों में माइनस साइन है ना हमारे पास, तो यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बच जाएगा 6 + h का होल स्क्वायर। देखिए दोनों टर्म से माइनस है, क्योंकि मैंने या तो a + b का फार्मूला लगाना होता है या a - b का फार्मूला लगाना होता है। तो मैंने दोनों में से पहले माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ से मुझे मिल जाएगा -8 का स्क्वायर। अच्छा, अब मैं करती क्या हूँ कि जब मैं स्क्वायर लेती हूँ माइनस साइन ख़त्म हो जाता है और स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 6 + h के ऊपर, तो 6 + h का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और यहाँ से 8 का स्क्वायर मैं ओपन करूँगी, 8 × 8 = 64 आ जाएगा।
अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होने लगा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 64 यहाँ से मुझे मिल गया। यहाँ आ गया जी 36 प्लस 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 64। 36 और 64, ठीक है। 36 और 64 को मैं जब ऐड करती हूँ तो ये मुझे 100 आंसर दे देता है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 प्लस 12h प्लस h का स्क्वायर, मुझे AC का भी यहाँ से आंसर मिल गया। देन उसके बाद मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड करना है CB C पॉइंट जी मेरे पास गिवन है -6 -7, B पॉइंट मुझे गिवन है 2 और 7, C से B पे डिस्टेंस फार्मूला मैंने अप्लाई किया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 14 का स्क्वायर, 64 प्लस 196 मुझे आंसर देगा 260। ओके, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, फिगर के मुताबिक ये देखिए, पर हाइपोटेन्यूज था हमारे पास C से B, तो ये CB का आ जाएगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर था A से C और बेस मेरे पास था B से A। इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करते, CB की वैल्यू क्या है 260, तो 260 का आ जाएगा स्क्वायर। AC की वैल्यू मेरे पास ये है अंडर रूट के साथ 100 प्लस 12h प्लस h का स्क्वायर प्लस BA की वैल्यू मेरे पास है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 का स्क्वायर, यहाँ जिसके अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 100 और 40 को ऐड किया, 140 आंसर आया। 12h में से 4h को निकाला, 8h आया और h स्क्वायर ने ऐड होकर 2h स्क्वायर आंसर दे दिया। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हुआ है, h को फाइंड करना है। सारी वैल्यूज़ एक साइड पे ले आती हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू साइड पे आएगी, -260 बन गई और यहाँ 0 आ गया। अच्छा, जिसको अरेंज कर लेते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी, फिर h वाली टर्म होंगी और देन उसके बाद आखिर में हमारे पास हो जाएंगे कांस्टेंट्स। ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 8h और यहाँ पे ये सॉल्व हो के आंसर मुझे देगा -120। अच्छा जी, यहाँ से पहले तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60, 0 के नीचे 2 को जाके डिवाइड करती हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना मिड टर्म फार्मूला यूज़ करना है और उसके बाद मिड टर्म फार्मूला यूज़ करने के बाद मुझे यहाँ से x से 2 आंसर्स निकल आएंगे। मिड टर्म फार्मूला मेरे पास क्या होगा, अच्छा जी, अब मैंने 8 को जो मेरे पास 4 है, इसको 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड करना है। तो मैंने इसको 10 माइनस 6 लिख लिया, क्योंकि 10 6 60 होता है। ये मुझे मिल गया 10h माइनस 6h माइनस 60। यहाँ से जी हमने इसकी पेयरिंग कर लेनी है, h स्क्वायर प्लस 10h और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी। यहाँ से h कॉमन निकलने के बाद क्या रह जाएगा, h प्लस 10, यहाँ से 6 कॉमन निकलने के बाद रह जाएगा h प्लस 10। तो ये h प्लस 10 और h माइनस 6 दो पेयर्स मुझे यहाँ से मिल गए। इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करूँगी। एक दफ़ा 0 के इक्वल होगा h प्लस 10 और एक दफ़ा 0 के इक्वल होगा h माइनस 6। यहाँ से 10 दूसरी तरफ आ जाएगा, तो एक h की वैल्यू आ जाएगी -10 और यहाँ से 6 इस तरफ आएगा प्लस। यहाँ से हमें h की 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई है। डिस्टेंस क्योंकि हमने अपना फार्मूला लगा के h की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए, क्वाड्रिलेटरल है 4 पॉइंट्स A B C एंड D। कोई भी 4 पॉइंट्स वाली फिगर क्वाड्रिलेटरल होती है, तो मैंने कोई भी एक फिगर 4 पॉइंट्स वाली ड्रॉ कर ली है
और उसके पॉइंट्स को नाम दे दिए, कॉर्नर का नाम दे दिए ए, एक को बी, एक को सी और एक को डी, ठीक है। अच्छा, फाइंड मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। अब इन साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, ओके, ठीक है। देखिए सबसे पहले अब मैं क्या करती हूँ, मैं फिगर में ड्रॉ करती हूँ कि जो ए और बी है इसके मिड पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी, नहीं, ए बी सी डी हमारे पास यूज़ हो चुके हैं। अच्छा, मैं इस पॉइंट को, आप खुद से कोई भी अपना नाम दे दे, इस पॉइंट को मैं अज्यूम कर लेती हूँ ये ओ पॉइंट है, ठीक है। बी और सी का मैंने मिड पॉइंट नाम निकालना है, मैंने इसको एल का नाम दे देती हूँ, और सी से डी के मिड पॉइंट को मैं एम का नाम दे देती हूँ, और इसके मिड पॉइंट को मैं एन का नाम दे देती हूँ, ठीक है। आप कोई भी दे सकते हैं, डी तक यूज़ हो सके, ई एफ जी एच कुछ भी दे सकते हैं। मैंने करना क्या, उन्होंने कहा था कि पहले इन तमाम चारों की चारों साइड्स के मिड पॉइंट फाइंड करें। एक साइड बी से ए से बी थी, इसका मिड पॉइंट मैंने फाइंड करना है ओ, फिर एक साइड है बी से सी, इसका मिड पॉइंट एल फाइंड करना है, फिर अगली साइड सी से डी है, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, और डी से ए, इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है, ये मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने ये शो करना है कि जो इनके शो दैट द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट इज पैरेललोग्राम। उसके बाद हमने कहा है कि इन पॉइंट्स को आप आपस में ज्वाइन करें। ये जो मिड पॉइंट्स हम निकालेंगे इनको हम फिर आपस में ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद हमने ये शो करना है कि ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फिगर बन रही है ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट पैरेललोग्राम है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इनके आमने वाली सामने साइड्स के आंसर इक्वल आने चाहिए। हमने ये चीज़ अपनी प्रूफ करनी है, ठीक है। यानी हमारे पास इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए, और हमारे पास इस साइड और इस साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए, फिर हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करने लगी हूँ। सॉल्यूशन लिखते हैं एज ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। ओ ए एंड बी का मिड पॉइंट है, तो फाइंड इसको करते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट का फार्मूला लगाती हूँ, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ मैं ऊपर ए बी पॉइंट भी मेंशन कर लेती हूँ, ए और बी पॉइंट है -7 और 7। अच्छा जी, ओ इसके मिड पॉइंट का नाम है, इसको ओ का नाम दे देती हूँ। यहाँ जी x1, ये मेरा पॉइंट है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 हो गया हमारे पास। यहाँ से मुझे 9 माइनस 7 2/2 मिलेगा, यहाँ से मुझे 10/2 मिलेगा, तो ओ पॉइंट के मुझे यहाँ से वैल्यू मिल गई 1 और 5। मैंने ओ पॉइंट फाइंड कर लिया यहाँ पे। देन जो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं फाइंड करने लगी हूँ। नाउ फाइंड एल मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी। बी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, बी पॉइंट मेरे पास था -7 और 7, सी पॉइंट था -3 और -7। ओके, मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया, इसके मिड पॉइंट का नाम दिया है एल का। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से एल है -7 -3/2, 7 -7/2। यहाँ से एल बन जाएगा -10/2 और 0। तो यहाँ से एल का आंसर मुझे मिल गया -5 और 0। दूसरे मिड पॉइंट का भी मुझे आंसर यहाँ से मिल चुका है। देन जी उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एम मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि सी से डी का है, फिर एन मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि मेरे पास ए से डी का है। ओके, अब हम एम मिड पॉइंट फाइंड करने लगे हैं सी से डी का। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमें क्या आंसर मिलेगा 2/2, यहाँ से -7 -5/2,
यहाँ से 1, यहाँ से -12/2, तो m का मुझे आंसर मिल गया 1 और -6। यहाँ से मुझे m मिड पॉइंट भी फाइंड हो चुका है। देन उसके बाद अब मैंने क्या करना है, n मिड पॉइंट फाइंड करना है जो कि d और a का है। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/2। यहाँ से आंसर मुझे मिलेगा -2/2, 7 और -1। यहाँ से हमें चारों के चारों मिड पॉइंट्स फाइंड हो चुके हैं। ये स्टूडेंट्स अब अपने फिगर की तरफ आते हैं। चारों मिड पॉइंट्स मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पे मुझे मिड पॉइंट्स की इनकी वैल्यूज़ मिल चुकी है। अब मैंने ये देखिए, ये मुझे मिला 0.1 और 5। एल पॉइंट मुझे मिल गया -5 और 0। इसके अलावा एम पॉइंट मुझे मिला 1 और -6। एन पॉइंट मुझे मिला 7 और -1। अच्छा, अब मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओ से। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाने लगी हूँ। ओ से एल तक का डिस्टेंस, देन मैंने फाइंड करना है एल से एम तक का डिस्टेंस, फिर मैंने फाइंड करना है एम से एन तक का डिस्टेंस, देन मैंने फाइंड करना है एन से ओ तक का डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस फाइंड क्यों करने हैं, क्योंकि मैंने ये शो करना है कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हमने ये शो करना होता है कि आमने सामने के साइड्स की लेंथ इक्वल है। लेंथ हमें तभी मालूम हो सकती है जब हम एम से एन तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो मैंने ये शो करना है एम और एन का डिस्टेंस ओ एल के डिस्टेंस के इक्वल है और एल एम का डिस्टेंस एन ओ के इक्वल है। अगर ऑपोजिट साइड्स के डिस्टेंस इक्वल आ जाते हैं तो हम ये शो करा देंगे कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो फर्स्ट मैं सबसे पहले एक डिस्टेंस फाइंड करने लगी हूँ, ठीक है, इन चारों के। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे इन सब के जो मिड पॉइंट्स निकले हैं, ओ का एल पॉइंट मुझे मिला, एम पॉइंट जो मुझे मिला, एन पॉइंट, ये चार जो मुझे मिड पॉइंट्स मिले मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख दिया। मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने ये 4 डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने लगी हूँ ओ से एल तक का डिस्टेंस। ओ पॉइंट मैंने लिखा 1 और 5, एल पॉइंट मैंने लिखा -5 और 0। यहाँ पे मैं इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाने लगी हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से मुझे मिलेगा -6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 36 + 25 मुझे यहाँ से मिल गया है। तो यहाँ से मुझे डिस्टेंस मिल गया है, इन दोनों को ऐड करूँगी, √61। देन उसके बाद अब मैं फाइंड करती हूँ, फाइंड एल एम। एल पॉइंट जी मैं लिखती हूँ -5 और 0, एम पॉइंट मुझे मिला 1 और -6। इस पे डिस्टेंस फार्मूला मैंने अप्लाई किया एल और एम पे। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये 1 + 5 6 बन जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। इसी तरह ये -6 है, इसका स्क्वायर लेंगे, ये भी 36 आ जाएगा। तो यहाँ से 36 + 36 का आंसर आ जाएगा 72। एल एम का भी हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया है। देन हम फाइंड करने लगे हैं कौन सा डिस्टेंस, एम और एन का। एम पॉइंट मैंने लिखा 1 और -6, एन पॉइंट मैंने लिखा 7 और -1। एम और एन पे मैं डिस्टेंस लगाने लगी हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मुझे मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर, यहाँ से मुझे मिलेगा यहाँ आया 36, यहाँ पे बन जाएगा 5 का स्क्वायर, 36 + 25। यहाँ से मुझे एम एन ने आंसर दे दिया √61। जैसे मेरी लास्ट साइड रहेगी है एन और ओ। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए फिर आगे मैंने क्या किया, मैंने एन और ओ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो मुझे आंसर मिल गया √72। देखिए मैंने 4 साइड्स फाइंड कर लिया। ओ से एल फाइंड का आंसर मुझे मिला √61,
एल से एम साइड का आंसर मुझे मिला स्क्वायर रूट 72, एम से एन साइड का आंसर मुझे मिला स्क्वायर रूट 61 और एन से ओ साइड का आंसर मुझे मिल गया स्क्वायर रूट 72। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अब देख सकते हैं कि ओ एल का आंसर और एम एन का आंसर, दोनों का आंसर सेम है, तो मैंने इन दोनों को लिख दिया, ये इक्वल है। इसी तरह एल एम और एन ओ ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि इनके आंसर्स भी इक्वल हैं। तो मैं क्या है, यहाँ से मैंने आपको ये बताया था अगर आमने सामने वाली साइड्स या ऑपोजिट साइड्स के आंसर इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी पैरेललोग्राम बन गई है और हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।